एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एक स्फेरिकल रिंग अपने पास, उससे किसी आर डिस्टेंस पर, अब वो डिस्टेंस स्फेरिकल रिंग के अंदर भी हो सकती है, उससे बाहर भी हो सकती है, तो उस डिस्टेंस पर अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 3 केस बनाएंगे इसमें अपन। एक स्फेरिकल रिंग के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, दूसरा स्फेरिकल रिंग के बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और तीसरा स्फेरिकल रिंग के सरफेस पर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना अपने पास आर रेडियस का एक गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है। आवेश घनत्व, तो अपन को डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो अपन को पता है कि ये एक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी इस पर, तो इसका मतलब होता है कि चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो अपन को पता है चार्ज तो चार्ज हो गया, और सरफेस, स्फेयर का सरफेस होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। तो इसके लिए जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर की स्क्वायर। अब गोलीय कोश के लिए अपन 3 कंडीशन होगी। पॉइंट अंदर होगा, पहले अपन देखते हैं जब आर यानी स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब बिंदु बाहर हो, रिंग के बाहर हो, गोलीय कोश के बाहर हो, यानी आर डिस्टेंस पॉइंट जो है, पॉइंट है आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वो गोलीय कोश से बाहर है, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब अपन किस तरह निकालेंगे, माना अपने पास एक ये रिंग है जिसकी रेडियस आर है। अब उसके सेंटर से आर डिस्टेंस यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो अपन को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अपन ने क्या किया, पी पॉइंट से होता हुआ एक सरफेस अज्यूम कर लिया, और फॉर सिंपलिसिटी के लिए अपन ने एक स्पेरिकल सरफेस अज्यूम कर लिया, क्योंकि सेंटर से इसकी रेडियस सभी जगह सेम कांस्टेंट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कांस्टेंट होगी, इसलिए अपन ने एक स्पेरिकल रिंग अज्यूम कर लिया। अब अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो गाउसियन लॉ से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो गाउसियन लॉ से अपन को पता है ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर का क्लोज सरफेस का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, गाउसियन लॉ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अपन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर है, तो अपन इस फॉर्मूले में देखते हैं, इसमें ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर अपन ने क्या लिया, अपन ने जो सरफेस बनाया उस पर अपन ने एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया। अब अपन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, तो वो होगी इस तरह से, क्योंकि पता है प्लस चार्ज है, तो ये अपने में से इस तरह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन इस साइड। अब डी एस एलिमेंट्री एरिया लिया है, तो एलिमेंट्री एरिया की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी बाहर की तरफ। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, बीच में एंगल होगा 0, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे ई डी एस ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों पैरेलल है, यानी दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये कांस्टेंट है, तो अपन ने इसको बाहर ले लिया। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज एक बार दे दिया तो चार्ज भी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ये रेडियस भी कांस्टेंट है। अपन ने डिस्टेंस मान ली कि आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो बाद में चेंज तो नहीं रहे, वेरी हो नहीं रहे, तो ये सब कांस्टेंट है, तो अपन ने ई को बाहर ले लिया। इंटीग्रल के अंदर बचा सिर्फ डी एस बचा, और इक्वल टू राइट साइड बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू अपन ने पुट कर दी। डी एस का इंटीग्रल, डी एस क्या है, स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल सरफेस का इंटीग्रल करेंगे अपन डी एस का, तो उसका पूरा सरफेस क्या था 4 पाई आर की स्क्वायर सरफेस स्पेयर का। तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी, तो पुट करने के बाद अपन को ये वैल्यू मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया अपन ने आउटसाइड, जब पॉइंट आउटसाइड हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्यू अपॉन आर की स्क्वायर, स्मॉल आर की स्क्वायर। तो अपने पास फॉर्मूला मिल गया जब पॉइंट बाहर हो। इससे अपन को पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1 आर की स्क्वायर, यानी आर जिस तरह से बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कम होती जाएगी।
अब अपन देखते हैं इसके लिए दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा फॉर्म अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q अपन 4 पाई को अपन क्योंकि डेंसिटी का लिए फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपन 4 पाई R की स्क्वायर। तो अगर अपन उस R की स्क्वायर को उस साइड ले जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है Q अपन 4 पाई इक्वल टू सिग्मा R की स्क्वायर। इसका मतलब है कि अपन यहाँ पे Q अपन 4 पाई ये जो वैल्यू है इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सिग्मा इंटू R की स्क्वायर। तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं इसको रिप्लेस करके, तो ये अनोदर फॉर्म आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब पॉइंट बाहर हो। अब दूसरा देखते हैं पॉइंट जब सरफेस पे हो, यानी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, जब बिंदु कोस के पृष्ठ पर यानी सरफेस पे ही हो तब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपन R की स्क्वायर। अब अपन के ये कैपिटल R की स्क्वायर होगा। अब अपन को पता है कैपिटल R और स्मॉल r वैल्यू बराबर है, तो अपन ने कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दिया। तो अब उसके बाद अपन को पता है कि सरफेस पे अपन वेक्टर इसकी फॉर्म देखें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहे पी पॉइंट पर अगर सरफेस पे है तो अपन को सरफेस के लिए फॉर्मूला ये मिल जाएगा, क्योंकि वो उसी फॉर्मूले का यूज़ किया अपन ने, वो सिग्मा इंटू आर की स्क्वायर अपॉन 4 पाई, जो फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था उसकी वैल्यू अपन ने पुट की है, ये वाला Q अपॉन 4 पाई इक्वल टू सिग्मा इंटू आर की स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया Q अपॉन 4 पाई को किससे, सिग्मा अपॉन इंटू आर की स्क्वायर। तो आर की स्क्वायर से ऊपर वाला आर की स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस के लिए, पृष्ठ के लिए। अब अपन तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R, यानी कि जब अपने पास जो पॉइंट है वो उसके रिंग के अंदर हो, तो अपन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये मान लिया अपन ने, ये अपने पास r डिस्टेंस पर एक रिंग है जिसकी रेडियस है r, तो अपन ने उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट मान लिया, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, जो कि स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R, तो उस पॉइंट P मान लिया। तो P पॉइंट से होता हुआ अपन ने एक सरफेस अज्यूम कर लिया जिसे अपन ने नाम दे दिया गाउसियन सरफेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अपन को पता है कि चार्ज तो सारा रिंग के सरफेस पे है और रिंग के चार्ज सरफेस पे है, तो अपन ने जो गाउसियन सरफेस लिया उसके अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है, उसके अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, सिंपली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज विल बी 0 तो फ्लक्स विल बी 0, तो फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपन को 0 जब पॉइंट रिंग के अंदर हो। अब अपन इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस r या डिस्टेंस के बीच में। तो अपन को इस तरह से मिलेगा, जब तक अपन इनसाइड रहेंगे रिंग के इनसाइड, अगर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखे तो अपन को मिलेगी 0, क्योंकि फ्लक्स मिलेगा अपन को 0, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो वैल्यू होगी 0। उसके बाद अपन को पता है जब r स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि अपन सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे अपन को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, सरफेस पे मैक्सिमम मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे अपन r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अपन ने देखा है आउटसाइड क्या होता है, जब पॉइंट आउटसाइड है तो 1/r की स्क्वायर के डायरेक्टली इक्वल होता है e, तो इसका मतलब है कि जिस तरह से r की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से।